एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा और लिपि व्याकरण एक ऐसा टॉपिक है जो नर्सरी क्लास से लेकर जहाँ तक हम पढ़ते हैं या कोई कंपटीशन देते हैं एग्जाम वगैरह, तो उन सब में काम आता है। भाषा, व्याकरण और लिपि। देखिए भाषा क्या है, जैसे मनुष्य है, हम क्या है, मनुष्य अपने भावों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं और उसके लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वह भाषा है। लिपि यानी हम जो अपने भाव है उनको किस प्रकार किस माध्यम से लिख रहे हैं वह लिपि है। और व्याकरण जो है वो भाषा का शुद्ध रूप है, यानी शुद्ध रूप से लिखने का जो तरीका है वो हम व्याकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, एकदम सरल तरीके से, कि छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाएं भाषा क्या है, इस तरीके से बताऊंगी। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनना। देखिए भाषा, लिपि और व्याकरण। तो भाषा क्या है? अपनी बात दूसरों को समझाने तथा दूसरों की बात समझने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। जैसे मान लो कि मुझे आपको कोई बात समझानी है, आपको वो बात समझनी है, या आप कोई बात समझा रहे हैं, मुझे वो समझनी है, तो उसके लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है वह भाषा है। आमतौर पर जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा के दो प्रकार हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा में यह अंतर होता है कि जैसे मुझे अपने भावों को किसी के सामने अभिव्यक्त करना है और जब मैं उन भावों को बोलकर अभिव्यक्त करती हूँ और सामने वाला उनको समझ लेता है तो वह है मौखिक भाषा। जैसे मान लो हमारे वाद विवाद हो गए, संवाद हो गए, कोई सामूहिक चर्चा हो गई या आपस का कोई वार्तालाप हो गया। दूसरी है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा के अंतर्गत क्या होता है कि मनुष्य अपने भावों को किसी दूसरे के समक्ष लिखकर प्रकट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। तो देखिए मौखिक भाषा, भाषा के दो प्रकार है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है कि जब मुंह से बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं तथा कानों से सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। यानी हमने मुंह से बोला, किसी के सामने अपने भावों को प्रकट किया और दूसरे व्यक्ति ने उन भावों को सुना और सुनकर आपकी बात को समझ गया, उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। जैसे कवि का कविता गायन करना, वाद विवाद, सामूहिक चर्चा आदि। और मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे हम आपस में संवाद करते हैं या कोई वार्तालाप करते हैं या नाटक वगैरह किसी का देखते हैं, सुनते हैं, तो वो सारा अपने मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। फिर है आपका लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात किसी को समझाते हैं, यानी हमने बात लिखी और किसी दूसरे को समझाई तथा पढ़कर दूसरों की बात समझते हैं, तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी लिखा हुआ जब हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, है ना, लिखा हुआ या किसी को समझाते हैं, तो वो क्या हो गई? वो आपके लिखित भाषा हो गई। जैसे समाचार पत्र, संवाद, सूचना, या हम किसी को SMS भेजते हैं या हम किसी को ईमेल करते हैं, वो सारी जो बातें हैं या उदाहरण है वो आपके लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। फिर है राजभाषा। तो हम सभी को पता है कि हिंदी जो हमारी भारत की है वो राजकीय भाषा है, यानी हमारे भारत के जितने भी कार्य होते हैं वो हिंदी भाषा में होते हैं।
14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। कब? 14 सितंबर 1949 को। और 14 सितंबर का जो दिन है वो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, हम सभी मनाते हैं। फिर हम देखते हैं लिपि क्या है, यानी भाषा हमने देख ली, भाषा क्या है। अब हम बात करते हैं लिपि क्या है। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। अब जैसे मान लो भाषा हमने पढ़ ली, भाषा क्या है। अब हमारे जो विचार है हमने एक दूसरे के समक्ष प्रकट कर दिए, लेकिन प्रमाण क्या है, लिखना किस प्रकार है, क्योंकि उसको लिखा जाता है तभी तो लोग पढ़ेंगे, है ना। तो जो लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह निर्धारित किए गए हैं भाषा को लिखने के लिए, वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं लिपि के। तो इधर मैंने लिखी है भाषा और इधर लिखी है लिपि। अब जैसे डोगरी है, डोगरी भाषा है, उसकी लिपि है देवनागरी। संस्कृत भाषा है, उसकी भी लिपि है देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि का नाम है गुरुमुखी। तमिल का है तमिल, उर्दू का है फारसी और कोंकणी का है देवनागरी लिपि। अंग्रेजी की है रोमन लिपि, बंगाली की है बांग्ला, मलयालम की है मलयालम, जर्मन की है रोमन, फ्रेंच की है रोमन और नेपाली की है देवनागरी। तो इस प्रकार देखिए, भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। और फिर हमने पढ़ा कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि है। अब हम बात करते हैं व्याकरण की। तो देखिए, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। यानी भाषा हमें पता है, लिखना भी हम सीख गए हैं, लेकिन उसको शुद्ध रूप से कैसे लिखते हैं? तो उसको शुद्ध रूप से लिखने का जो साधन है, जो शास्त्र है, वो आपके व्याकरण कहलाता है। और व्याकरण के 3 अंग है। हम सभी को पता है, शुरू से हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं कि व्याकरण के 3 अंग है। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यानी सर्वप्रथम आपके आता है वर्ण विचार, फिर आता है आपके शब्द विचार और फिर है वाक्य विचार। वर्ण विचार में क्या होता है? व्याकरण के इस भाग में भाषा की मूल इकाई वर्ण या अक्षर के समुचित प्रयोग की जानकारी प्रदान की जाती है और इन वर्णों द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं शुरुआती दौर पे, तो हमें सिखाते हैं स्कूल में स्वर व्यंजन, है ना। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो आपकी क्या है? वर्ण है। और वर्ण के 2 प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। जब हम स्वर और व्यंजन का ज्ञान हासिल कर लेते हैं तो उसी के बाद में लिखना प्रारंभ होता है। जैसे कै है ना, कै जो है वो ए के बिना अधूरा है, तो व्यंजन जो है वो स्वर के बिना क्या होता है? अधूरा होता है। तो इसका ज्ञान हमें होना अति आवश्यक है। और इसमें बताया है कि वर्ण जो है, जब हम उसको सही ढंग से सीखेंगे तभी हम भाषा के निर्माण की प्रक्रिया को सीखेंगे। उसके बाद में है शब्द विचार। तो शब्द विचार क्या है? व्याकरण के इस भाग में वर्णों के उचित मेल से शब्द रचना और उनके प्रयोग के नियम सिखाए जाते हैं। मान लो हम कोई भी शब्द लिखते हैं, उस शब्द का निर्माण किस प्रकार हुआ वह शब्द विचार के अंतर्गत जाना जाता है और शब्द विचार के अंतर्गत ही इसका अध्ययन किया जाता है। मैंने यहाँ एक साधारण सा उदाहरण लिया है, बंदर। अब बंदर जो है, इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ? तो बै क्या है? व्यंजन है, अधूरा लिखा हुआ है, फिर प्लस करके ए लिखा, ए के ऊपर देखो यहाँ अनुस्वार है तो अनुस्वार लगा दिया, प्लस दै अधूरा है उसमें ए मिला दिया तो दै पूरा हो जाएगा, फिर रे अधूरा है उसमें ए मिला देंगे तो पूरा हो जाएगा। और इस प्रकार बंदर शब्द जो है उसका निर्माण
हो जाएगा। अब देखिए एक साधारण सा बता देती हूँ, जैसे राम है और हमने बच्चों को कहा कि भाई राम शब्द है, ये कैसे बना बताओ, इसका शब्द विचार क्या है। तो बस साधारण सा है, रे प्लस आ फिर मैं अधूरा प्लस ए, तो इस प्रकार क्या बन जाएगा, राम। और ये कब समझ में आएगा, जब आप शब्द विचार को सही ढंग से समझेंगे। तीसरे नंबर पे आपके व्याकरण का अंग है वाक्य विचार। तो वाक्य विचार के अंतर्गत क्या होता है, व्याकरण के इस भाग में शब्दों के उचित मेल से वाक्य रचना करना सिखाया जाता है। जैसे मान लो हम हिंदी की वाक्य रचना करते हैं तो कैसे बनती है, यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहले क्या आता है, कर्ता, उसके बाद में कर्म और फिर क्रिया। कैसे बनता है वाक्य, कर्ता कर्म और क्रिया। तो इसमें देखो मैंने आसान सा एक वाक्य लिया है, अमन बाजार गया। तो अमन क्या है, कर्ता, गया कहाँ है, मतलब क्या काम किया है उसने, तो बाजार, और गया है क्रिया। तो अमन बाजार गया, ये वाक्य है। राम आम खाता है, यह भी वाक्य है। अब मान लो कहीं ये लिखा हो जाए, खाता है आम राम, और जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, हम साफ साफ कह देते हैं कि ये वाक्य जो है ये गलत है। तो वाक्य बनाने की जो विधि है वो वाक्य विचार के अंतर्गत ही हम सीख सकते हैं। तो देखिए मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है भाषा क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है। छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक जब इसका अध्ययन करेंगे तो वे खुद समझेंगे कि भाषा, लिपि और व्याकरण को समझना कितना आसान है। और जब हम इसको दोबारा पढ़ेंगे तो इससे कुल मिलाकर 10 एक प्रश्न बनते हैं, और यदि आप 10 एक प्रश्न पढ़ लेते हैं या इसका जो पढ़कर आप अपने दिमाग के अंतर्गत इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं, तो छोटे से बच्चे से आप पूछ लो कि भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है, व्याकरण क्या है, तो वह बहुत ही सरल तरीके से आपको इसका उत्तर दे देगा। मैंने देखो पूरा प्रयास किया है बहुत ही आसान तरीके से भाषा, लिपि और व्याकरण को समझाने का। आप सभी इसको पढ़ें और मेरा अनुरोध है कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।